नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कतर के अमीर इस समय भारत के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात में दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति बनी है। क्या है मायने कतर के अमीर के भारत यात्रा के, इस विषय पे करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात दिल्ली में सरकार गठन की चल रही तैयारियों की भी। दिखाएंगे खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आखिर क्यों बचा हंगामा। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा। दोनों देशों में 2 समझौते, संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर फैसला। कल तय होगा दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम। बीजेपी विधायकों की बैठक में चुना जाएगा नया नेता। रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। बीजेपी नेताओं ने दौरा कर लिया तैयारियों का जायजा। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन हंगामा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का शोर शराबा। विधानसभा की कार्यवाही में उर्दू की गैर मौजूदगी के विपक्ष के सवाल पर योगी का पलटवार। कहा, देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना स्वीकार नहीं। महाकुंभ पर जारी है सियासी घमासान। लालू यादव के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने के भी बिगड़े बोल। महाकुंभ को बताया मृत्यु कुंभ। बीजेपी का करारा पलटवार। यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की दिशा में बड़ी पहल। सऊदी अरब में 4 घंटे चली उच्च स्तरीय वार्ता के बाद अमेरिका और रूस का अहम ऐलान। युद्ध की समाप्ति के लिए टीमों का गठन करेंगे दोनों देश। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। भारत और कतर ने अपने आपसी संबंधों को रणनीतिक आयाम देने का फैसला किया है। मध्य पूर्व के देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों में ये एक नया अध्याय है। कतर के अमीर 2 दिनों की यात्रा पर दिल्ली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात में दोनों देशों के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो कई अन्य क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर भी सहमति बनी है। दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से कतर के अमीर की मौजूदा यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता में दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए। कतर के अमीर की यात्रा भारत और पश्चिम एशिया के बढ़ते रणनीतिक सहयोग को और मजबूती देगी। इस वार्ता के दौरान रणनीतिक साझेदारी की औपचारिक घोषणा के साथ साथ दोहरे कराधान को समाप्त करने पर भी समझौता हुआ। यह व्यापारिक प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा और निवेश के लिए नए अवसर खोलेगा। भारत और कतर के रिश्तों की अहमियत को रेखांकित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट जाकर कतर के अमीर की अगवानी की। अगले दिन राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते अब ऊर्जा आधारित निर्भरता से आगे बढ़कर व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग तक पहुंच चुके हैं। फरवरी 2024 में उनका कतर दौरा, इससे पहले यूएई, सऊदी अरब और ओमान के नियमित दौरे और हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में पश्चिम एशिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों ने इन रिश्तों को और गति प्रदान की है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला है भारत में, भारत के संबंध जो पश्चिम एशिया के देश हैं उनके साथ बहुत ही गहरे और बहुत ही सुदृढ़ हो गए हैं। पहले हमारे जो संबंध थे, चाहे वो वहाँ के बड़े देश हों, सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, तो कितने बरस हो जाते थे जो वहां पर हमारे कोई यात्रा नहीं होती थी, कोई मुलाकात नहीं होती थी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में खाड़ी क्षेत्र की भूमिका अहम रही है। कतर भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता है, जो भारत के कुल LNG आयात का 45% है। हाल ही में हुआ पेट्रोनेट कतर ऊर्जा समझौता अगले 20 वर्षों तक भारत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। साथ ही भारत और खाड़ी देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा में भी सहयोग बढ़ रहा है। लेकिन भारत और खाड़ी देशों का रिश्ता अब सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस रिटेल, वायाकॉम 18 और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में अरबों डॉलर का निवेश किया है। यूएई और सऊदी अरब इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप और ग्रीन एनर्जी में भी भारत के प्रमुख भागीदार बन रहे हैं।
अब जो ये रिलेशनशिप है इसको एक नया दायरा मिल गया है और ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के तौर पे बदल गई है और बहुत घनिष्ठ पॉलिटिकल रिलेशंस होते जा रहे हैं भारत के गल्फ कंट्रीज के साथ। भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। 2023-24 में भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज जैसी पहलों के माध्यम से फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ केयर में सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, और ख़ास बात यह है कि भारत के संबंध जो हैं अब दोनों पक्षों के साथ, जैसे एक तरफ ईरान के साथ हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, इजराइल के साथ भी उतने अच्छे रिलेशनशिप है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इम्पोर्टेंस समझी है इस रीजन की, कि वो एक बहुत दूर नहीं लेकिन एक तरह से हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड ही है। कतर में 8 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं और पूरे खाड़ी क्षेत्र में ये संख्या करोड़ों में है। इनमें केवल श्रमिक नहीं बल्कि इंजीनियर, डॉक्टर, उद्यमी और तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जो कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। भारतीय संस्कृति की गहरी छाप खाड़ी देशों में देखी जा सकती है। आयुर्वेद को मान्यता मिलना और भारतीय विश्वविद्यालयों का वहां विस्तार भारत और खाड़ी देशों के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। भारत और मध्य पूर्व के रिश्ते अब नए व्यापार मार्गों और वैश्विक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में घोषित भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को और गहरा करेगा। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो आपको बता दें कि इस प्रकार से भारत और कतर के जो संबंध है वो तमाम क्षेत्रों में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ये मुलाकात की तस्वीर है। और भारत कतर के लिहाज से व्यापार और निवेश के लिहाज से बात की जाए तो 2023-24 में 14 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा एक तरीके से ये रहा है द्विपक्षीय व्यापार। अगर बात की जाए तो ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, इसमें अभी गुंजाइश काफ़ी नजर आती है। भारत का निर्यात लगभग 1.7 बिलियन डॉलर रहा है। उसी प्रकार से जल्दी से तथ्यों को अगर नजर डालें तो किस प्रकार से भारत का आयात लगभग 12.5 बिलियन डॉलर के आसपास में रहा है। एक बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहां से व्यापारिक रिश्ते लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत का आयात की अगर बात की जाए तो उसमें LNG, PNG, रसायन, उर्वरक, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम जैसे जो तमाम जो उत्पाद हैं, कहा जाए जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो रहता है। कतर के निर्यात के लिहाज से बात की जाए, कतर से हम क्या निर्यात करते हैं, उसमें अनाज आता है, तांबे, लोहा, सब्जियां, फल, मसाले, कपड़ा, रत्न और रसायन जैसी तमाम वस्तुएं हैं जो कि एक तरीके से आयात होता है। कतर का भारत में निवेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो लगभग 1.5 बिलियन डॉलर है। तो ये अपने आप में इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा ये एक तरीके से बड़ा विषय है। निवेश के क्षेत्र के लिहाज से बात की जाए तो किन किन क्षेत्रों में निवेश है कतर का भारत में? टेलीकॉम है, रिटेल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, IT, ऊर्जा और हाउसिंग, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिनमें कतर की ओर से भारत में निवेश किया गया। और कतर में 20,000 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां भी कार्यरत हैं, जिसमें तमाम बड़ी मध्यम कंपनियां भी शामिल हैं जो वहां पर अपना कारोबार कर रही हैं और व्यापार कर रही हैं। 2017 से 2025 के लिहाज से अगर बात की जाए तो कतर में 356 मिलियन डॉलर का भारतीय कंपनियों के माध्यम से निवेश किया गया है। इसमें भी काफ़ी गुंजाइश है इसको आगे बढ़ाने के लिहाज से। भारत कतर के बीच है एयर सर्विस समझौता। 2005 में ये एयर सर्विस समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ था और इस समझौते की वजह से क्या हुआ है, कतर है भारतीयों के लिए एक बड़ा ट्रांजिट हब के तौर पर है। तमाम बहुत दूर के जो विमान सेवाएं हैं वो अक्सर कतर में उतरती हैं, दोहा में उतरती है, वहां से विमानों की अदला बदली होती है या फिर वहां से रिफ्यूलिंग होती है, उसके बाद में वो भारत आती हैं या फिर जाती हैं। हर सप्ताह 200 से ज्यादा विमान भारत के तमाम शहरों से कतर के दोहा या अन्य शहरों तक जाते हैं। ये सीधे तौर पे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा व्यापारिक संपर्क के तौर पे दिखाई पड़ता है। कतर है भारत का LNG और LPG का सबसे बड़ा सप्लायर और बहुत बड़ी संख्या में LNG, लगभग 46% के आसपास में जो LNG है वो एक तरीके से भारत आती है कतर के माध्यम से। भारत की 46% LNG और 26% LPG कतर से ही आती है, क्योंकि LNG के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा सप्लायर कतर ही है और ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा साझेदार है। कतर के साथ है LNG खरीद करार और ये लगभग 7.5 MMTPA LNG कतर भारत को देगा, इस प्रकार का समझौता हुआ है।
और इस समझौते के लिहाज से अगर बात की जाए 2028 से 2048 तक 20 साल के लिए, यानी अगले 20 साल के लिए अभी ही 2024 में समझौता हो गया है कि भारत को LNG लगातार मिलती रहेगी। कहां से? कतर से। और भारत की ऊर्जा जो जरूरतें हैं वो लगातार पूरी होती रहेंगी। तो ये अपने आप में दोनों देशों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना कर्मियों की रिहाई के लिहाज से बात की जाए तो दोनों देशों में विश्वास बहाली का एक बड़ा नायाब उदाहरण था जब फरवरी 2024 में कतर में फांसी की सजा पाए 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों को रिहाई हुई। प्रधानमंत्री मोदी का हस्तक्षेप था, कूटनीतिक रणनीतिक तौर पर इसको जीत माना गया था, क्योंकि कतर में भारत के पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को वहां की अदालत के माध्यम से फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन हस्तक्षेप के बाद में उनकी रिहाई संभव हुई। एक बहुत बड़ी जीत के तौर पे था। ये बताने के लिए भी काफी था कि किस प्रकार से भारत और कतर के संबंधों में ऊर्जा आई है। खाड़ी के देशों के साथ संबंध के लिहाज से बात की जाए तो यह भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के तमाम देश हैं, खाड़ी देश हैं, उनमें ही एक कतर है और वहां के तमाम अन्य देशों तक भी भारत की जो पूरी नीति है उसमें एक बड़ा बदलाव बीते कुछ वर्षों में, एक दशक में आया और व्यापारिक और अन्य संबंध भी तेजी से बढ़े हैं। पीएम मोदी का खाड़ी देशों पर विशेष फोकस है और हमने उनकी तमाम यात्राओं में कई प्रकार के उनकी नीतियों में भी देखा है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के लिहाज, जो कि GCC कहलाती है, के बीच के 6 देश हैं, उनसे बेहतर संबंध है भारत के। जो खाड़ी सहयोग परिषद है GCC, उसके साथ सभी 6 देशों के साथ भारत के बहुत बेहतर संबंध है। भारत GCC व्यापार के लिहाज से बात की जाए तो लगभग $162 बिलियन के आसपास है। ये अपने आप में अच्छा खासा आंकड़ा, हालांकि पोटेंशियल लगातार बना रहता है आगे बढ़ने के लिए। पीएम मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। हम ये जानते हैं BAPPS जो मंदिर था वो पहला था। अपने आप में ये दिखाता है कि कैसे भारत की सांस्कृतिक या आध्यात्मिक जगत के लिहाज से भी वहाँ पे गुंजाइश दिखाई पड़ती है। यह पीएम मोदी की पहल थी। मध्य पूर्व से भारत का कच्चे तेल का आयात लगभग 54% के आसपास है। ये दिखाता है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा या जरूरत के लिहाज से यह पूरा इलाका कितना महत्वपूर्ण है। भारत UAE ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की शुरुआत की थी और ये कोशिश थी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे आगे बढ़ा जाए, और इस दिशा में एक बड़ी पहल भारत और UAE ने की थी, जिसके माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो या अंडर सी केबल के माध्यम से भारत और UAE के बीच में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी थी। और भारत और इन खाड़ी देशों के साथ तमाम सहयोग को आगे बढ़ाने पर लगातार आगे काम कर रहा है। भारत के कुल प्रवासियों का लगभग 66% इन्हीं खाड़ी देशों में रहता है। यानी ये बताता है कि भले ही ये देश 6 हैं, लेकिन पूरी दुनिया भर में जितने भारतीय फैले हुए उनका 66% इन्हीं इलाकों में भारतीय प्रवासी रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। खाड़ी देश है, भारतीय चावल, गेहूं, अंडों के बड़े खरीदार, क्योंकि वहां पे अनाज या अन्य इस प्रकार के खाने पीने की चीजों को लेकर उनकी निर्भरता भारत पे बहुत ज्यादा है और भारत उस सप्लाई को लगातार आगे बढ़ाता रहता है। ये हम आंकड़ों के माध्यम से देख रहे हैं। UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादों का आयातक बना हुआ है, क्योंकि भारत से UAE को बहुत बड़ी संख्या में खाद्य और खाद्यान्न के पदार्थ वहां तक जाते हैं, जो उनकी वहां की खाद्य सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये अपने आप में कुछ आंकड़े हैं। भारत के मध्य पूर्व देशों के साथ हैं ऐतिहासिक संबंध, ये महज अभी के नहीं बल्कि बहुत पुराने ऐतिहासिक संबंध। इसमें कई प्रकार के आयाम भी देखने को मिलते हैं और उन संबंधों को नई एक कोशिश पीएम मोदी के सहयोग से देखने को मिल रही। लाखों भारतीय मुसलमान हज और उमराह के लिए इन्हीं इलाकों, इन्हीं क्षेत्रों में जाते हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में भारतीयों के जाने से वहाँ पे जो कल्चरल कनेक्ट भी है वो भी साफ तौर से स्टेब्लिश होता हुआ दिखाई पड़ता है, स्थापित होता है। भारत और कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर जोर की बात की जाए तो भारत की पहल पर बनेगा IMEC, जिसको भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जा रहा है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रेसिडेंसी G20 में इस पहल की शुरुआत की थी। भारत से मध्य पूर्व और यूरोप तक तैयार होगा आर्थिक गलियारा और ये अपने आप में लगातार कनेक्टिविटी मिडिल ईस्ट से होते हुई और यूरोप तक जाएगी, जिससे एक तरीके से पूरा इलाका एक आर्थिक कॉरिडोर के साथ में जुड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये बहुत बड़ी पहल थी जो कि पीएम मोदी ने भारत की ओर से करी थी। दुनिया के व्यापार को मिलेगा बढ़ावा और भारतीय उत्पादों को एक बड़ा बाजार मिलेगा, मिडिल ईस्ट की बात हो या फिर यूरोप के बाजार की बात हो, सीधे इस कॉरिडोर के माध्यम से भारतीय उत्पादों को भी बाजार मिलेगा। IMEC की बात की जाए तो इसमें बंदरगाह, रेल नेटवर्क, सड़क संपर्क को तैयार करने का पूरा खाका बनाया गया है और बहुत बड़ी संख्या में देशों के सहयोग के साथ इस पर आगे बढ़ने की पूरा खाका तैयार हो चुका है। उस दिशा में बढ़ने की पहल भारत के माध्यम से की जा रही है। IMEC की बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी केबल भी लगातार साथ में रहेगी, हाइड्रोजन पाइपलाइन भी होगी और हाई स्पीड डेटा केबल भी होगी, जिस कॉरिडोर की जो पैरेलल चलेगी उसके समानांतर चलेगी, ताकि हर प्रकार से जहां पे हम फिजिकल एक कनेक्टिविटी है तो वहां डिजिटल कनेक्टिविटी भी रहने पाए। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और किस तरीके से मौजूदा कतर के अमीर की यात्रा से भारत के साथ संबंधों में नया आयाम जुड़ता दिखाई पड़ रहा है, इसी भी हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विषय कि भारत कतर रणनीतिक सहयोग साझेदार
बन गए हैं, क्योंकि आज जो साझेदारी हुई है वो बेहद महत्वपूर्ण है और उस साझेदारी से नए आयाम जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारत कतर बने रणनीतिक साझेदार। इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, डॉक्टर चरण सिंह, अर्थशास्त्री एवं CEO ई-ग्रो के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मिस्टर सज्जनहार, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि भारत और कतर अगर रणनीतिक साझेदार बनने के वे सहमति जताते हैं और बन गए हैं, ये उन्होंने समझौता किया है, इसके मायने क्या है? दोस्ती और रणनीतिक दोस्ती, इसमें अंतर? जी देखिए, इसके एक तो जैसे आप बता रहे थे नरेंद्र, जो अब ये बहुत और ज्यादा व्यापकता हो जाएगी। जो हमारे दोनों देशों का सहयोग है, पहले से ही है सहयोग, हम देख रहे हैं जो कितने हमारे वहां पर, आपने ये भी बताया, जो करीब 8,30,000 लोग हमारे वहां पर रहते हैं। उनकी पॉपुलेशन ही केवल 30 है, तो करीब 27% हमारे भारतीय प्रवासी हैं जो वहां पर रहते हैं। तो हमारा सहयोग इसमें हो, LPG को हम इंपोर्ट करते हो, LNG को हम आयात करते हो, इन सब क्षेत्रों में बहुत है। परंतु अब इसको हम आगे कैसे ले जाएं, तो उसके लिए हमारी ये जो है सामरिक साझेदारी इसमें बहुत काम आएगी। एक सुरक्षा, डिफेंस। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात आजकल निकल कर आ रही है वो है टेक्नोलॉजी पर, फिनटेक पर, स्टार्टअप्स पर, AI पर, क्योंकि इसमें ये बहुत ही ज्यादा हम देख रहे हैं जो प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और कतर भी ये देखता है, जो उसके और जो पड़ोसी देश हैं, UAE है, सऊदी अरेबिया है, उन्होंने तो ये निर्णय किया है जो फॉसिल फ्यूल अब आखिर तक तो चलेंगे नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे, तो हमको रिन्यूएबल में जाना है, हमको टेक्नोलॉजी में जाना है। और उन्होंने देखा भारत ने इसकी तरफ बहुत तरक्की की है, बहुत इसके तरफ हमने प्रोग्रेस किया है, तो वो भारत के साथ मिलना चाहता है। और भारत भी ये देखता है जो इसका कतर का वहां पर उस क्षेत्र में पश्चिम एशिया के क्षेत्र में उनका जो प्रोफाइल है, क्लाउड है, इन्फ्लुएंस है, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन होगा अपने संबंधों को और आगे ले जाने के लिए और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, आपको लगता है कि अगर हम व्यापारिक नजरिए से इस बात को समझने की कोशिश करें कि मौजूदा कतर के अमीर साहब का जो दौरा है हिंदुस्तान में, ये बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि भारत की ऊर्जा ज़रूरतों के लिहाज से ही कतर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम LNG वहाँ से लेते हैं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अब हम सहयोग को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या नई संभावनाएं खुलती देख रहे हैं आप? बिल्कुल। अब देखिए, कतार के साथ हम लोगों ने जो समझौता अभी किया है, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन और प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स, उससे साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ दोस्ती नहीं, अभी बिल्कुल स्ट्रैटेजिक बनता जा रहा है। और उस स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जैसे अभी अभी कहा गया कि 8,30,000 लोग हमारे वहाँ रहते हैं, तो इसका मतलब रेमिटेंसेस भी आती हैं। और जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ये सब चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स भी हैं और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इसके अलावा देखिए, जैसे हमने इंडिया विकसित भारत 2047 बनाया है, उसी तरीके कतार ने बनाया हुआ है कतार नेशनल विजन 2030 जी। तो उसमें भी एक जैसे विचारधारा है कि फ्यूचरिस्टिक हम लोगों ने आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ कतार के लिए हम थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडर हैं, थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर हैं उनके ग्रोथ में, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे यहाँ पर वैसे ही कतार फाइनेंशियल सेंटर भी है और कतार साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क भी है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी, जैसे कतार नेशनल बैंक का हमारे नेशनल NPCI के साथ समझौता भी है, तो हमारे जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, UPI है, वो QR कोड्स हैं, ये सारे वहाँ पर यूज होंगे। तो जिस तरीके का समझौता हमारे और कतार के अंदर हो रहा है, वो यही दिखाता है कि दोस्ती गहरी हो रही है और बढ़ती जा रही है। और इसके साथ साथ जो हमारे कल्चर रिलेशनशिप्स हैं उसको भी हम बढ़ा रहे हैं, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप भी बढ़ा रहे हैं। तो सिर्फ ये टेक्नोलॉजी और मनी मैटर्स की बात नहीं है, फूड एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं है, कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा है। तो गहराई दोस्ती की बढ़ रही है और जरूरी भी।
बिल्कुल। मिस्टर सज्जनार जी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला था, हमने देखा था बीते वर्ष जो पूर्व नौसैनिक जिनको कतर में फांसी की एक सज़ा हुई थी, उसके बाद में रणनीतिक कोशिशें की गई, राजनीतिक तौर पे कूटनीतिक प्रयास हुए, उसके बाद हमने उनकी वापसी भी देखी है। आपको लगता है कि वो सब कोशिशें या जो एक तरीके से प्रयास हुए थे और अभी जो रणनीतिक समझौता हुआ है, किस प्रकार से दोनों देशों की आपसी समझ को बेहतर कर रहा है, और ये जो समझ है यहाँ से अब किस तरह से आगे बढ़ती नजर आएगी आपसी व्यापार को लेकर, आपसी रिश्तों को लेकर, और सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक मसलों पर भी आपसी समझ को बढ़ाने को लेकर? जी देखिए, ऐसा है, जो थोड़ी सी तल्खियत आ गई थी जब ये केस चल रहा था। 8 हमारे जो नौसैनिक थे वहां पर उनके केस चल रहा था, जो इन्होंने स्पाइंग की है, इन्होंने कोई खुफिया काम किए हैं इजराइल के लिए, कुछ उन्होंने उनको वहां से इंफॉर्मेशन दी है। तो वहां पर जब केस चल रहा था तो बहुत तल्खियत आ गई थी। हमारी जो एम्बेसी है वहां पर वो जाकर उनसे कॉन्सुलर एक्सेस लेती थी, मुलाकात करती थी, बातचीत करती थी। और फिर जब उन्होंने वहां के जो न्यायालय हैं उन्होंने 8 को फांसी की सजा सुना दी, तो इससे तो बहुत द्विपक्षीय रिश्तों को, संबंधों को बहुत सदमा लगा। परंतु फिर ये अपील की गई वहां के अमीर को, और उनके अमीर ने पर्सनल अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन सभी 8 जो नौसैनिक थे उनकी ये जो फांसी की सजा थी उसको मुलतवी कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो इससे दोनों देशों के बीच के जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, जो ये हमारे अच्छे अभिन्न मित्र हैं, हमारे जो हित हैं, हमारे इंटरेस्ट हैं, आपको साथ में रखते हैं। तो इसीलिए अब इसी को करने के लिए प्रधानमंत्री उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, अमीर का शुक्रिया अदा करने के लिए पिछले साल फरवरी में तुरंत जब ये डिसीजन आया उसके बाद वो वहां पर गए थे। तो हमारे संबंध जो है अब इसको एक नया रूपरेखा देने के लिए जब वहां के अमीर यहां पर आए हैं तो बहुत ही यूनिक, क्योंकि वो ज्यादा विश्व नेताओं के लिए एयरपोर्ट नहीं जाते उनको रिसीव करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम, सिंबॉलिक, परंतु इसका बहुत ही महत्व है जो कि कतार में और पूरे विश्व में लोगों ने ये देखा होगा। जो जैसे हम प्रधानमंत्री जाते हैं एयरपोर्ट जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए, या फिर जब यूएई के सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस आए थे, यूएई के प्रेसिडेंट आए थे, तो उसी श्रेणी में इन्होंने इनको लाकर खड़ा किया है। दूसरी बात जो आप पूछ रहे थे, भौगोलिक विश्व स्तर पर देखिए, वहां पर कतर, दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जब वहां पर जब तालिबान को से बातचीत हो रही थी अमेरिका की, तो सारा वो दोहा में बातचीत हुई। अमेरिका और तालिबान वहां पर आए, वहां पर तालिबान का दफ्तर भी है। अभी भी जब गाजा में हमास की और इजराइल में वहां पर शांति की वार्ता हो रही थी, वो भी कतार, इजिप्ट और अमेरिका ने किया। तो मतलब कतार का बहुत बड़ा रोल है वहां पर शांति स्थापित करने के लिए। देश छोटा है, 3 मिलियन आबादी है, इकोनॉमी भी इतनी बड़ी नहीं है, परंतु अपने जितना उसका वो होना चाहिए, भार होना चाहिए, उससे कहीं ऊपर वो अपना जिसे कहते हैं जो पंच करता है, मच अबव इट्स वेट। तो उसमें उसका रोल वहां पर उस क्षेत्र में जिसमें हमारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सहयोग है, आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, जो कहते हैं हमारे 80-90 लाख वहां पर लोग रहते हैं, 8-9 मिलियन, और कितना हमारे पास निवेश आता है, कितना व्यापार आता है और कितना ऊर्जा आती है। तो इन सब से ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें कतर एक बहुत ही अहम भागीदार दोस्त के तरीके से भूमिका निभा रहा है। डॉक्टर सिंह, ये अगर हम महज कतर के लिहाज से बात करें या फिर हम खाड़ी देशों के लिहाज से बात करें, भारत के व्यापारिक रिश्तों के लिहाज से बीते एक दशक में क्या कुछ बदला है, और अभी यहां से हम क्या एक नई संभावनाएं देख सकते हैं? किन सेक्टर्स में ज्यादा ग्रोथ होती देख सकते हैं? कौन कौन से सेक्टर्स इसमें आप आइडेंटिफाई करते देख रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि खाड़ी के देशों में जो प्रधानमंत्री जी ने आईमिक की बात की थी, जो ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनेगा गल्फ कंट्रीज के साथ, खाड़ी के देशों के साथ, वो तो एक बहुत बड़ा हम लोग को यूरोप के साथ भी जोड़ेगा और गल्फ के साथ भी जोड़ेगा। उसमें ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की बहुत बढ़ोतरी हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। और जो रेमिटेंसेस हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे। जो पोलिटिकल एडवांटेजेस हैं, सिक्योरिटी, डिफेंस, एनर्जी, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करेंगी। एक ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे पूरा जब आईमैक बन जाएगा, एक ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे बहुत हमें फ़ायदा होगा उसमें।
और उसमें जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उसमें काफ़ी पोटेंशियल तो टेक्सटाइल्स का भी है और मशीनरी का भी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का भी है। फूड तो हम आपने देखा है कटार में, आपने जैसे बताया। एक चीज़ मैं और कहनी चाहूँगा, जी। आप एक चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि जो हम लोगों का समझौते हो रहे हैं इस बार कटार के साथ, CII का और कटार बिजनेस एसोसिएशन का, वो बहुत बड़ा इन्वेस्ट इंडिया इन्वेस्ट कटार में हो रहा है। और इंडिया के पास जो एडवांटेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, स्टार्टअप का, उसका भी एडवांटेज अभी कटार हमारे साथ बातचीत करके कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों से जो गल्फ की कंट्रीज हैं उनका भी इसी तरीके मुझे लग रहा है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो बाकी की इनोवेशन स्टार्टअप, इन जी। सब का भी होने वाला एडवांटेज है। साथ में UPI जो हमारा एकदम ट्रम्प कार्ड है टेक्नोलॉजी का, एकदम फ्रंटियर पे इंडिया की कंट्रीब्यूशन है, वो भी काफी गल्फ देशों में जी। उसका हमें फायदा डॉक्टर होगा। सिंह तो जल्दी इस से तरीके- एक चीज आपसे समझना चाहते हैं कि जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का जो समझौता हुआ है, इसका फायदा भारत और भारत का जो बिजनेस कम्युनिटी है या आम लोग है उसको कैसे मिलेगा? देखिए, ये फायदा दोनों देशों को मिले और इसमें बिजनेस का बहुत एडवांटेज ये हो जाता है कि अगर आपने वहाँ पर टैक्स दे रखा है तो आपको यहाँ पे आके टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ही देश दुनिया में, कुछ ही जी। ऐसे देश होते हैं जिनके साथ डबल टैक्सेशन ट्रीटी साइन की जाती है। तो इसलिए जब आपने कहा जी। कि अभी हमारी सिर्फ फ्रेंडशिप, नॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं रही, अभी ये स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बन गई। उसका कारण है कि अभी कतार और इंडिया में, और आपने काफी पहलू भी बताए, खास जी। करके वो नेवल ऑफिसर्स का, जी। जिसके बाद ट्रस्ट फैक्टर बहुत बढ़ बिल्कुल, गया। ट्रस्ट एक इन तरीके से दोनों बहुत देशों बड़ा है। के मिस्टर सज्जनहार, जल्दी से आपसे समझना चाहेंगे कि खाड़ी देशों के लिहाज से बात की जाए, कतर के लिहाज से भी बात की जाए, तो इस पूरे इलाके में मिडिल ईस्ट के लिहाज से, गल्फ कंट्रीज के लिहाज से कितनी बड़ी एक पहल बीते एक दशक में आप देख रहे हैं, जहां तक आज हम भारत का इन देशों से दोस्ती तक पहुंच पाए हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा अरेंज जी, पहले जब ये खाड़ी के देश भारत की तरफ देखते थे तो वो प्रिज्म होता था उनका इस्लाम का, उनका प्रिज्म होता था पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान से हमारे संबंध जी। वो सब जो थी बेसिस थी। प्रधानमंत्री मोदी जब आए उन्होंने एकदम खत्म कर दिया है। अब ऐसा हो गया है, देखिए इससे आपको पता चलेगा, जो अगर UAE में हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा उससे पहले 30 साल तक नहीं हुई थी, 2015 से लेकर अब तक 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री 7-8 बार जा चुके हैं। वहां के सभी जो देश हैं उन्होंने सबने अपने शीर्षतम अवार्ड्स, खिताब प्रधानमंत्री मोदी को दिए हैं। नेशनल अवार्ड जो भी हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन, कुवैत, इजिप्ट, सभी ने किया है। तो मतलब प्रधानमंत्री मोदी का स्वयं का योगदान इन देशों के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहूंगा इनका, प्रधानमंत्री मोदी की जो विदेश नीति है बहुत सफल हुई है, परंतु ये जो इन देशों के साथ जो हमने अपने संबंधों को आगे लेकर गए हैं, वो इसमें एक बहुत ही बड़ा सितारा है मेरे विचार से। बिल्कुल, और जो बात आपने कही सर, उसमें एक चीज़ खाली जोड़ दें कि खाड़ी देशों में 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की टोटल 14 यात्राएं हो चुकी हैं, जो अपने आप में दिखाता है कि कितना बहुत ज़्यादा महत्व वो देश हमको और हम उनको दे रहे हैं। वक्त इतनी अनुमति दे रहा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पर जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के बजट सत्र में पहले ही दिन आज क्यों मचा हंगामा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार आश्वस्त है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें। किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। भारत सरकार ने एक डिजिटल गेटवे ई-किसान उपज निधि का विकास किया है। इससे किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. और खबर यूपी से। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ तो विपक्षी हंगामा देखने को मिला। सपा और कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के समय जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से राज्यपाल को अपना भाषण बीच में ही खत्म करना पड़ा। विपक्षी हंगामे के बाद सीएम योगी और उनके मंत्रियों ने विपक्षियों पर जमकर पलटवार किया। सीएम योगी ने सपा पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि सपा वर्ग विशेष को पिछड़ा ही रखना चाहती है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र, हंगामे से हुई शुरुआत। उर्दू के मसले पर सपा का हंगामा। योगी ने कहा कठमुल्लापन स्वीकार्य नहीं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के संयुक्त सत्र की शुरुआत हुई तो पहले ही दिन जमकर हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सत्र को संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में कानून व्यवस्था और आम जन की सुरक्षा के पहलू को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नजीर के रूप में प्रस्तुत किया, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में सांप्रदायिक दंगा या जातिगत संघर्ष की घटना नहीं हुई है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। अभिभाषण के समय सपा और कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सपा विधायकों की नारेबाजी के बीच राज्यपाल ने करीब 8 मिनट में ही अभिभाषण समाप्त कर दिया। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि राज्यपाल के अभिभाषण में सही तथ्यों को नहीं रखा गया, इसलिए सपा राज्यपाल के भाषण का विरोध कर रही है। सपा के हंगामे पर योगी सरकार के मंत्रियों ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि सपा ने राज्यपाल का अपमान किया है। समाजवादी पार्टी का चरित्र घटिया है, लोकतंत्र विरोधी है, जन विरोधी है। आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान जैसा आचरण समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने किया, उससे शर्म भी शर्मा जाए। जो पढ़ा जा रहा था उसको विरोध किया, क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे और मांग हो रही थी कि जो कुंभ में भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा भी इसमें आना चाहिए। बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष विशेष रूप से समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। दरअसल सपा ने विधायकों द्वारा अवधी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी भाषा में अपनी बात रखने की शुरुआत करने की पहल पर उर्दू की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए तो योगी आदित्यनाथ ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहती है, जो कतई स्वीकार्य नहीं होगा। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं कर सकता। उनका एजेंडा है हिंदू मुसलमान, तो जब कभी बात करेंगे तो उसी पर बात करेंगे। हम लोग अंग्रेजी भाषा के विरोधी नहीं है। अंग्रेजी पढ़ो,
उन्होंने कहा कि इन बोलियों को हिंदी की उपभाषाएं मानते हुए सरकार इनके संरक्षण के लिए कार्य कर रही है और विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन ही जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने हंगामा किया है, उससे पूरे सत्र में शोर शराबा होने के संकेत मिल रहे हैं। लखनऊ ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यूपी के बाद अब बात दिल्ली की। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी, उनका पूरा मंत्रिमंडल और एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम समेत विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक है, जिसमें नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। उसके बाद ही मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस जो अभी तक चला आ रहा है वो खत्म होने वाला है। दिल्ली में शपथ ग्रहण की तैयारी, प्रशासन के इंतजाम हैं जारी। रामलीला मैदान तैयार, अब सीएम के नाम का है इंतजार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद देश की राष्ट्रीय राजधानी में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। माना जा रहा है कि कल दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है, जिसके बाद 20 तारीख यानी गुरुवार को शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसमें भाजपा के कई बड़े नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां जारी हैं। कार्यक्रम स्थल पर अभी टेंट, कुर्सियां लाने और साफ सफाई का काम चल रहा है। बीजेपी की दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई है और 20 फरवरी ये रामलीला मैदान दोपहर बाद ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बनने जा रहा है। दिल्ली में 26 साल बाद भाजपा जीत दर्ज करने में सफल रही है। इसे देखते हुए कार्यक्रम की शोभा और आकर्षण में किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मंगलवार को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी नेता तरुण चुग रामलीला मैदान पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। चुग ने कहा कि 20 फरवरी को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। दिल्ली का हर व्यक्ति इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित है। दिल्ली की जनता के इस ऐतिहासिक आशीर्वाद का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम शपथ ग्रहण का रामलीला मैदान में होगा, जिसके अंदर पूरे दिल्ली के अलग अलग जगह से एसोसिएशन, समाज के लोग उसमें आने के लिए संपर्क कर रहे। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। सभी केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए नेताओं को भी समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। रामलीला मैदान के मंच पर शपथ ग्रहण समारोह से पहले भव्य गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसमें मशहूर सिंगर कैलाश खेर प्रस्तुति देंगे। समारोह में अक्षय कुमार, विवेक ओबराय, हेमा मालिनी और कैलाश खेर सहित 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे और जानी मानी हस्तियां मौजूद रहेंगी। इसके अलावा बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद, बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। लाडली बहनों और किसानों को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। लगभग 50,000 दिल्ली के लोग, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मार्केट्स एसोसिएशन के लोगों को निमंत्रण देंगे, दिल्ली के व्यापारियों को देंगे। झुग्गी बस्ती में हमारा एक अभियान चला था, झुग्गी बस्ती के लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। दिल्ली चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की थी, इसलिए शपथ ग्रहण को भी ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां हो रही हैं। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात गुजरात की। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में एक बार फिर से अपना दबदबा कायम किया है। 66 नगर पालिकाओं के आम चुनाव और 2 नगर पालिकाओं के उपचुनाव के नतीजों में भाजपा ने 62 पर कब्जा किया है, जबकि कांग्रेस ने 1 पर कब्जा जमाया है, जबकि शेष 5 में अन्य पार्टियों ने जीत हासिल की है। 16 फरवरी को हुए चुनाव में जूनागढ़ नगर निगम में 60 में से 48 सीटें जीतकर भाजपा ने निर्णायक जीत हासिल की है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान शुरू होने से पहले भाजपा ने 8 सीटें निर्विरोध जीत ली थी, जबकि शेष 52 सीटों के लिए मतदान हुआ। इनमें से भाजपा ने 40 सीटें जीते, जबकि विपक्ष ने 11 सीटें हासिल की और वार्ड नंबर 9 से एक निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ। भाजपा ने साणंद नगर पालिका में महत्वपूर्ण जीत दर्ज की और बावला नगर पालिका में आधे से अधिक सीटें हासिल की हैं। ये दोनों सीटें अहमदाबाद जिले में स्थित हैं। साणंद में 28 में से 27 सीटों के लिए चुनाव हुए, क्योंकि एक सीट पर भाजपा ने मतदान से पहले निर्विरोध जीत हासिल की थी।
27 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें से भाजपा ने 24 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस केवल 3 सीटें ही जीत पाई। इस बीच बावला नगर पालिका में भाजपा 28 में से 14 सीटों पर जीत के करीब पहुंच गई। उधर कांग्रेस ने 13 सीटें हासिल की हैं, जबकि 1 सीट बसपा उम्मीदवार के खाते में गई है। जिला पंचायत उपचुनाव में भी भाजपा ने सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करके क्लीन स्वीप किया है। तो वहीं गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता का आभार जताते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, गुजरात का भाजपा से रिश्ता न सिर्फ अटूट है, बल्कि उसमें लगातार और मजबूती आ रही है। राज्य में हुए निकाय चुनाव में भाजपा को अपना भरपूर समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए मैं गुजरात की जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह विकास की राजनीति की एक और बड़ी जीत है। इससे हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को और अधिक ऊर्जा के साथ लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, जिनके अथक परिश्रम और प्रयासों से यह शानदार विजय मिली है। और फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक विदेश दौरे में शहीदों के प्रति संवेदना नजर आती है। क्या है पूरी खबर, होगी इस पे हमारी नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो। जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं कि अभी तक बुलेटिन में हमने किन बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराया। अगर बात की जाए पहली बड़ी खबर की, तो भारत कतर दोस्ती की डोर को लेकर हमने आपसे तमाम विस्तार से पहलुओं पर जिक्र किया।
कल चुना जाएगा दिल्ली का नया सीएम, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक होने वाली है। इसके अलावा यूपी में बजट सत्र के पहले ही दिन हंगामा देखने को मिला। किस प्रकार से ये तमाम बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया, उसका हम जिक्र आपसे कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कभी भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो वो वहां के सैनिक स्मारक में अपनी श्रद्धांजलि देना नहीं भूलते हैं। विश्व युद्ध के अमर जवान हो या फिर भारतीय सैनिकों की याद में बने विदेश में स्मारक हो, पीएम मोदी हमेशा देशवासियों की ओर से सम्मान देने जाते हैं। और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी के दौरों में कौन कौन से स्मारक रहे हैं शामिल, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाबाज सैनिकों के प्रति गहरी संवेदना हमेशा से जग जाहिर है। वे विदेशी दौरों पर मातृभूमि से दूर अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को जरूर याद करते हैं। ये वो सैनिक हैं जिन्हें सर्वोच्च बलिदान देने के बाद भी भुला दिया गया। इसकी एक वानगी अभी हाल में संपन्न फ्रांस यात्रा के दौरान भी देखने को मिली, जब उन्होंने फ्रांस के मार्से में मजार युद्ध समाधि स्थल पर जाकर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि मजार युद्ध समाधि स्थल यूरोप में शांति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान का इतिहास संजोए हुए है। उनकी वीर गाथा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाहर विदेशों का दौरा करते हैं और खासकर उन देशों में जहाँ पे पहले महायुद्ध में, द्वितीय महायुद्ध में भारतीय सैनिकों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जहाँ पे वॉर मेमोरियल बने हैं, उनके सम्मान में प्रधानमंत्री यकीन करते हैं कि वे वहाँ जा करके पुष्पांजलि अर्पित करें और उनको याद करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए थे और फ्रांस में वो मार्सेल्स नाम के एक शहर में गए, जहां पर एक वॉर मेमोरियल है भारत के उन जवानों के लिए जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में वीर गति प्राप्त की थी। मुझे खास खुशी इसके बारे में है कि इस मार्सेल्स का जो वॉर मेमोरियल है उसमें नाम बहुत से खुदे हुए हैं मेरी रेजिमेंट के, गढ़वाल राइफल्स। ये एक बड़े गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने समय निकाला उन शहीदों के लिए जो कि एक विदेश में बहुत विषम परिस्थितियों में लड़े और उन्होंने कुर्बानी की। तो मैं इसके लिए उनकी सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसी भावना आने वाले वक्त में भी दूसरे नेता भी दिखाएंगे। इससे पहले साल 2014 के नवंबर में ऑस्ट्रेलियाई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। – 2015 के अप्रैल में पीएम मोदी ने फ्रांस के न्यूवे चैपल में प्रथम विश्व युद्ध स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इसी साल नवंबर में पीएम मोदी ने सिंगापुर में आईएनए मेमोरियल मार्कर पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय पीएम थे। पीएम मोदी ने साल 2017 के जून में इजरायल यात्रा के दौरान हाइफा में भारत के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भेंट की। पीएम ने इसके बाद सितंबर 2018 में मन की बात में हाइफा की लड़ाई के बारे में बात की। उन्होंने इसमें मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर के लॉयंस के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हाइफा को उत्पीड़न करने वालों के चंगुल से मुक्त किया था।
2018 के अक्टूबर महीने में पीएम मोदी ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के योगदान के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारा उस युद्ध से कोई सीधा संबंध नहीं था। इसके बावजूद हमारे सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और बहुत बड़ी भूमिका निभाई, सर्वोच्च बलिदान दिया। हमारे सैनिकों ने महान वीरता का प्रदर्शन किया। – 2023 में पीएम मोदी ने अपनी मिस्र की यात्रा के दौरान काहिरा में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव का दौरा किया। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और अदन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 4300 अधिक भारतीय वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अगस्त 2014 में पोलैंड के वॉर्सो में जाकर मोंटे कैसिनो की लड़ाई के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक पोलैंड, भारत और अन्य देशों के सैनिकों की बलिदान और वीरता का प्रतीक है। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि सीईसी की नियुक्ति को लेकर किस प्रकार से मचा है राजनीतिक घमासान। इस खबर पे होगी हमारी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। क्या घाटा कर दिया तूने? मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है, म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. महाकुंभ 2025 पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक विवादित बयान दिया है। ममता बनर्जी ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले दिव्य भव्य महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है। ममता बनर्जी ने इसके पहले भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। बीजेपी ने ममता पर करारा पलटवार किया है। महाकुंभ अभी नाइबा बोललाम, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। Mahakumbh is a very pious, religious, and it's an occasion which has come after 144 years. So in such occasion, we should not get into the political comments. If you don't believe in the Hindu faith or Mahakumbh, so let it be, but no need to run down and make any kind of comments.
देश के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कल ज्ञानेश कुमार पदभार संभालेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने उनके नाम का चयन किया था, तो विवेक जोशी को नए चुनाव आयुक्त के रूप में भी नियुक्ति की गई है। चयन समिति में राहुल गांधी भी बतौर विपक्षी नेता शामिल थे, लेकिन उन्होंने इन नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए हैं, तो कांग्रेस भी लगातार बयानबाजी कर रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी ने इसे राजनीतिक से प्रेरित बताया है। सुप्रीम कोर्ट कल मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद, असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूं और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूं। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। तो न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। नमस्कार।